नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। आज हम बात करेंगे राजस्थान के रास्ते होते हुए उत्तर प्रदेश की राजनीति की। दरअसल पिछले तकरीबन 10 दिनों से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के बीच चल रहे विवाद की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और जयंत चौधरी के बीच गठबंधन को लेकर सीटों के बंटवारे पर चर्चा शुरू हो गई है। अब अखिलेश यादव वर्सेस कांग्रेस या जयंत चौधरी वर्सेस कांग्रेस हम क्यों कह रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि ये तीनों पार्टियां इंडिया गठबंधन की सहयोगी हैं। आपने जयंत चौधरी को, जो कि आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं, अखिलेश यादव को, जो कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को, जो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, और राहुल गांधी को, जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ चेहरे के तौर पर नुमाइंदगी करते हैं। इन सभी को पटना से लेकर बेंगलुरु और मुंबई तक की इंडिया गठबंधन की बैठकों में देखा होगा। जाहिर तौर पर जब इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी के खिलाफ, या कहें कि बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन के खिलाफ इतनी जबरदस्त लामबंदी कर रहा है, पूरे देश की 400 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ एक कैंडिडेट उतारने की बात कर रहा है, तो ऐसे सूरत में चुनाव दर चुनाव इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टियों के बीच आपसी तालमेल पर तमाम लोगों की नज़र, तमाम वोटरों की नज़र रहना लाजमी हो जाता है। पिछले 10 दिन में हमने देखा कि मध्य प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर किस तरीके से अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच किस स्तर पर बातचीत हुई, किस स्तर पर बयानबाजियां हुई, किन शब्दों का इस्तेमाल हुआ जिन्हें बार बार दोहराना भी अच्छा नहीं लगता। और अब आखिर में कोई समझौता भी नहीं हुआ। अब अखिलेश यादव भी तकरीबन 50 सीटों पर अपने कैंडिडेट वहां उतारे हुए हैं और कांग्रेस पार्टी तमाम 230 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे हुए हैं। राजस्थान में हाल ही में ये चर्चा शुरू हुई, हाल ही में ये चर्चा शुरू नहीं हुई है, पूरी राजनीतिक गतिविधियां वहां की ये बताती हैं कि जयंत चौधरी भी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी से अपने हिस्से की कुछ सीटें राजस्थान में चाहते हैं। पिछले कई महीनों में हमने देखा कि राजस्थान में जयंत चौधरी अपना आधार बढ़ाने की कोशिश करते रहे हैं, चाहे वो दलित उत्पीड़न की घटनाएं हुई हो या फिर कुछ और दूसरी घटनाएं। वहाँ पर जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सटे हुए राजस्थान में, न सिर्फ सटे हुए राजस्थान में बल्कि और दूर दराज में राजस्थान के इलाकों में भी हम उन्हें जाते हुए देखता रहे हैं। अभी भी वो तकरीबन 5 विधानसभा सीटों पर घूम चुके हैं, जिसे कहें कि प्रचार कर चुके हैं। तो कितनी सीटों पर जयंत चौधरी अपना दावा ठोक रहे हैं, इसे लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में आपने अलग अलग आंकड़े देखे होंगे, लेकिन इस पर सटीक जानकारी, एक आधिकारिक जानकारी आज हम लेंगे आरएलडी के राष्ट्रीय सचिव अनिल दुबे से, जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे वरिष्ठ सहयोगी कुमार कुणाल, जो कि पश्चिमी यूपी की पॉलिटिक्स पर खास तौर पर नज़र रखते हैं, हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। और प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा, जो कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर हैं, मैं प्रोफेसर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि उन्हें मेरी आवाज़ अगर आ रही है तो वो अपना कैमरा ऑन कर लें और उसे ऑन ही रखें, ताकि हमारा फ्रेम जो है उसका गणित ना बिगड़े। तो सबसे पहले अनिल दुबे साहब, क्या आप कांग्रेस पार्टी से उम्मीद कर रहे हैं राजस्थान में? क्या आपको लगता है कि ये आप राजस्थान में आरएलडी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो स्मूथली हो जाएगा, और कितनी सीटें मांग रहे हैं आप? देखिए नीरज जी, राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन राजस्थान में पहले भी रहा है, और पिछले चुनाव में हम 2 सीटों पर चुनाव लड़े थे और दोनों 2 सीटों में चुनाव लड़े थे। एक सीट पर हमें विजय हासिल हुई थी, एक सीट हम बहुत कम वोटों से हार गए। और वहां की कांग्रेस सरकार में राष्ट्रीय लोकदल शामिल है, सुभाष गर्ग जी हमारे मिनिस्टर हैं और वो उस सरकार में शामिल है। इस बार वहां राजस्थान में हमारी पार्टी अच्छा काम कर रही है। राजस्थान में हम अपनी पार्टी का विस्तार करने में लगे हुए हैं। हमारी पार्टी का संगठन वहां पर विस्तार के रूप में गया है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी लगातार राजस्थान के दौरे पर रहे हैं
और उन्होंने राजस्थान में काफी काम किया है। राजस्थान में खिलाड़ियों के बीच में गए, विश्वविद्यालयों में गए, विश्वविद्यालय की राजनीति में वहां छात्र संघों का में भी हमारे लोग जीते, और राजस्थान में राष्ट्रीय लोकदल का जनाधार था। कांग्रेस के साथ हम गठबंधन में राजस्थान में हैं, और कांग्रेस को हमने, जो हमारी जिन सीटों पर तैयारी है, जिन सीटों पर हम लड़ सकते हैं, वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनको बता दिया है। और दोनों दलों के बीच, कांग्रेस के और हमारे बीच में बहुत सकारात्मक बातचीत है। बातचीत का जो रहा है तरीका, तो दोनों दलों के बीच में बहुत अच्छा रहा है, और हमें उम्मीद है कि हमने जो सीटें उनसे मांगी हैं वो कांग्रेस का हमारे लिए छोड़ने का काम करे, क्योंकि कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल दोनों का मकसद एक है। वहां पर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को हम भी हराना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस वहां पर है ही है, वहां पर सत्ता में शामिल है, और वो भारतीय जनता पार्टी को वो भी पनपने नहीं देना चाह रहे। तो राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस का गठबंधन राजस्थान में अच्छे ढंग का आकार लेगा, और राष्ट्रीय लोकदल का भी सम्मान कांग्रेस पार्टी रखेगी। ऐसा बातचीत जिस तरह की हुई है दोनों दल के राष्ट्रीय नेतृत्व में, उससे लगता है कि वो राष्ट्रीय लोकदल की जो मांगी हुई सीटें हैं उनको वो छोड़ने का काम करें। अनिल दुबे साहब, कितनी सीटें मांग रहे हैं आप? देखिए, ये राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच की बात है, दोनों दलों के बीच में, वो यहाँ शेयर करना ठीक नहीं। लेकिन ये है कि वहां पर हम 10 सीटों पर काम कर रहे हैं, 10 सीटों पर हमारी तैयारी है, और राजस्थान में 10 विधानसभा क्षेत्रों में राष्ट्रीय लोकदल बहुत मजबूती के साथ उभरा है, और ये हमने कांग्रेस पार्टी को बता दिया है कि इन सीटों पर अगर राष्ट्रीय लोकदल बहुत मजबूत स्थिति में है। ओके, 10 सीटों पर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। कुमार कुणाल, इसे एक इशारा माना जाए कि 10 सीटों पर तैयारी चल रही है, तो भाई जाहिर तौर पर इंसान किसी ऐसे पेपर की तैयारी तो करता नहीं है जिसके लिए उसे इम्तिहान में ना बैठना हो। बिल्कुल नीरज जी, और जिस तरीके से कह रहे हैं दुबे जी, अनिल दुबे जी, उसके हिसाब से कई सारी चीजें क्लियर हैं। देखिए, पिछली बार 2 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, भरतपुर की सीट थी और मलपुरा की सीट थी। भरतपुर की सीट जीते थे और मलपुरा की सीट जीत नहीं पाई थी आरएलडी, तो एक विधायक है। तो इस पर जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये है कि 2 से अधिक सीटें चाहते हैं जयंत चौधरी। अब 2 से अधिक सीटें कौन सी होंगी, कितनी होंगी, कहां पर होंगी, इस पर नहीं है। हालांकि अभी साफ तौर पे कहा दुबे जी ने कि 10 सीटों पर उनकी तैयारी है, लेकिन 10 सीट 200 सीटों में से देना मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस अभी किसी भी तरीके से देगी। तो कोशिश यही की जा रही कि 2 से 5 के बीच में कुछ भी सीटें जो है वो मिल जाए, उस पर बातचीत निश्चित तौर पर चल रही है। और एक बात और भी समझने की हमें जरूरत है कि जो जाट वोट बैंक है, खास तौर पर जिस पर जयंत चौधरी की खास पकड़ भी मानी जाती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जाट और मुस्लिम वोट बैंक में, उसमें एक तरीके से राजस्थान की अगर हम पॉलिटिक्स को देखें तो आरएलपी जो है, हनुमान बेनीवाल की पार्टी, वो लगभग उसने घोषणा कर दी है कि 200 सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी। नागौर और उसके उधर वाली जो सीटें हैं जहां पर जाट बहुल सीट है, वहां पर उनकी पकड़ अच्छी मानी जाती है। अब बात है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी मथुरा, आगरा के आसपास से जो लगा हुआ इलाका है, वहां पर जयंत चौधरी अपने को असरदार मानते हैं, उनका असर है भी भरतपुर और आसपास के कुछ सीटों पर। लेकिन क्या वो विनेबिलिटी दे पाएंगे, या फिर कम से कम अगर विनेबिलिटी ना भी हो उनको, तो क्या बीजेपी को किसी तरीके से हराने में, क्योंकि कांग्रेस का अभी एक बड़ा जो लक्ष्य है वो यही है कि अगर कांग्रेस किसी सीट पर कमजोर भी है राजस्थान में, तो वो किसी तरीके से बीजेपी का वोट जो है उसमें सेंधमारी करे, जिससे परोक्ष तौर पर कांग्रेस को फायदा मिले। आरएलपी वो काम कर रही है कांग्रेस के लिए, और ये माना जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी जो वोट है वो अगर हनुमान बेनीवाल में और बीजेपी में बंटता है तो इनडायरेक्ट तरीके से, परोक्ष तरीके से कांग्रेस को फायदा होगा। लेकिन अब क्या है कि एक बात ये भी चल रही है कांग्रेस में कि अगर जयंत भी लड़ते हैं
तो क्या उससे फायदा कांग्रेस को होगा, ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे, या फिर उनसे समझौता करके उनको कुछ सीटें दे देनी चाहिए ताकि वो कांग्रेस का गेम ना बिगाड़े? तो ये एक जो मंथन चल रहा है इस वक्त कांग्रेस के भीतर, वो ये भी चल रहा है कि जयंत अगर कल अलग चुनाव लड़ते हैं तो उससे क्या कांग्रेस को फायदा होगा, या फिर कांग्रेस को उनके साथ लड़ने का कुछ फायदा है भी। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले चंद्रशेखर आजाद और जयंत, वो बहुत ज्यादा पाली में भी कुछ घटना हुई थी और तमाम जगहों पर, वहां पर राजस्थान में उन्होंने बहुत मुखर तरीके से अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ भी उन्होंने पूरा मोर्चा खोला था और उन्होंने बात भी की थी। और एक तरीके से देखा जा रहा था कि चंद्रशेखर भी और जयंत भी वो सचिन पायलट से ज्यादा करीब है बनिस्पत की अशोक गहलोत से। तो ये भी एक जो वहां का इक्वेशन है वो भी सामने आएगा। शायद इन लोगों की जो का जो गठबंधन का है, सचिन पायलट की बात की जाए तो सचिन पायलट ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, अशोक गहलोत से उतनी ज्यादा मधुर संबंध नहीं है। तो उस पर कैसे होगा, क्योंकि अभी भी अशोक गहलोत बहुत मुख्यमंत्री भी हैं और बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में, वो क्या हाईकमांड को कह रहे हैं, ये तमाम चीजें तय करेंगी कि आखिरकार आरएलडी के साथ यानी जयंत चौधरी के साथ गठबंधन होता है कांग्रेस का या नहीं होता है, और होता है तो कितनी सीटें छोड़ने को तैयार है कांग्रेस। बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि भाई अशोक गहलोत फैक्टर पर तो ध्यान रखना ही होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी यही कहा जा रहा है कि वहां दरअसल भूमिका कमलनाथ ने निभाई, शायद कोई फैसला भी कर लेता। अनिल जी, मैं आपसे आऊंगा इस पर प्रतिक्रिया लेने, लेकिन मैं एक सवाल प्रोफेसर पवन शर्मा जी से ले लेता हूं। पवन जी, आमतौर पर अगर देखा जाए अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स को और जयंत चौधरी की पॉलिटिक्स को, तो जयंत चौधरी और कांग्रेस पार्टी में अहम की वो लड़ाई नहीं दिखती जो अखिलेश और कांग्रेस पार्टी में दिखती है। लेकिन फिर भी जयंत चौधरी भी अपना आधार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बढ़ाने को लेकर पिछले कई महीनों से जद्दोजहद कर रहे हैं, वो भी अपनी कवायद कर रहे हैं। ऐसे में उनके पास बड़ा मौका तो ये राजस्थान का चुनाव ही है ना, अगर उन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीमाओं से बाहर निकलना है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो शायद राजस्थान में अपनी कोई दावेदारी वो शायद ही ठोक पाए इंडिया गठबंधन के तहत। तो ऐसी सूरत में आपको क्या लगता है कि राजस्थान में जयंत चौधरी की जो महत्वाकांक्षा रहेगी या फिर कांग्रेस पार्टी की जो बैंडविड्थ रहेगी सीटें देने की, इन दोनों का आपस में मेल मिलाप हो पाएगा? देखिए नीरज भाई, दो बात आप समझ लीजिएगा। एक तो अखिलेश यादव का जो व्याप है वो पूरा उत्तर प्रदेश है। अखिलेश यादव INDIA में उत्तर प्रदेश में डोमिनेटिंग पोजीशन पर हैं। वो कांग्रेस के साथ भी बार्गेनिंग करने की स्थिति में हैं। तो एक तो हम ये ध्यान में रखकर हमें अपना बातों को स्पष्ट कर लेना चाहिए कि अखिलेश यादव का जो व्याप है वो पूरा उत्तर प्रदेश है, और RLD का जो व्याप है वो उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2-3 जिले वह हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव वाली जो परिस्थितियां हैं वो RLD को लेकर बनेंगी। तो ये INDIA के जो बड़े घटक दल हैं वे भी इस बात को, जमीनी हकीकत को जानते हैं। यह ठीक है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट बाहुल्य क्षेत्र है, और मथुरा के निकटवर्ती जो राजस्थान के जिले हैं वो भरतपुर है, राजस्थान है, आगे चल के थोड़ा सा धौलपुर है। इस पर बड़े चौधरी साहब का व्यापक प्रभाव था। तो बड़े चौधरी साहब से, मैं चौधरी चरण सिंह साहब की बात कर रहा हूं, उनका बहुत व्यापक प्रभाव था। और देखिए वो बड़ा व्यक्तित्व थे, उन्होंने जिस तरीके से समाज को अपने साथ लेकर आगे की यात्राएं पूरी की थी वो हम सबके ध्यान में आता है। तो हम उनके प्रभाव के आधार पर छोटे चौधरी जी का मूल्यांकन नहीं कर सकते। ये ठीक है कि मथुरा में वो सांसद रहे हैं, मथुरा में राष्ट्रीय लोकदल का प्रभाव भी है, ये सही है, लेकिन वो प्रभाव भरतपुर में, अलवर में या धौलपुर तक अपनी व्यापक भूमिका निर्वहन कर पाएगा, ये मुझे थोड़ा सा संदिग्ध लगता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो प्रभावी जिले हैं जहां पर इनकी भूमिका प्रभावी है, उनमें ही हम देख रहे हैं, हमने 2022 का चुनाव देखा है विधानसभा का,
उसमें भी अखिलेश जी ने उनको कितनी सीटें दी थी, कितनी सीटों पर अपने आदमी उतारे थे, बेशक चुनाव चिन्ह नल का रहा होगा। तो वो भूमिका INDIA के बड़े घटक दल कांग्रेस के ध्यान में राजस्थान में है। मांग हाँ कर सकते हैं, आदमी बड़ी सीटों की मांग करता है तब आकर उनको जितना पिछली बार 2 पर लड़े थे, 1 पर फाइट दी थी उन्होंने और 1 पर वो जीत गए थे, तो हो सकता है उसको दृष्टिगत रखकर उन्होंने 4-5 गुना सीट ज्यादा मांगी हो, जैसा अभी अनिल जी कह रहे थे। तो उनको लगता है कि 10 मांगेंगे तो 5 पर आकर समझौता होगा, 5 में से 2 एक सीट निकाल लेंगे, तो उसका प्रभाव मथुरा पर पड़ सकता है। ये उनकी रणनीति, चुनावी रणनीति रही होगी, इस दृष्टिकोण से वो काम कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है INDIA का वो घटक है, उस घटक के आधार पर जिसकी भूमिका जिस राज्य में प्रभावी है, राजस्थान में कांग्रेस की भूमिका प्रभावी है, उत्तर प्रदेश में सपा की भूमिका प्रभावी है, तो जिसकी भूमिका प्रभावी है वो अपने अन्य घटकों को उसी अनुपात में सीटों का आवंटन करेगा। डिपेंड ये करता है कि कौन कितना अपने मंतव्य को मटेरियलाइज कर पाता है। तो मुझे ये लगता है कि छोटे चौधरी जी को उस दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। भाई वो अपने दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके दिमाग में भी कुछ सीन होगा, लेकिन जो व्यवहारिक एक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के नाते मुझे लगता है वो यह लगता है कि राजस्थान में प्रभावी भूमिका हो सकती है उत्तर प्रदेश के सटे हुए जिले होने के कारण, लेकिन वो जो अभी जैसे कुणाल भाई कह रहे थे कि वहां पर उसकी जो विनेबिलिटी है, जीतने का जो परिप्रेक्ष्य है वो कितना निकल कर आएगा, उस दृष्टिकोण से हो सकता है शायद दोनों के मध्य में कुछ समीकरण तय हो सकते हैं। जी जी प्रोफेसर साहब फिर आपके पास आए। एक अंतर्दृष्टि डाली इस टॉपिक पर। अनिल जी, सवाल विनेबिलिटी का खड़ा हो रहा है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब मध्य प्रदेश में चीज़ गड़बड़ हुई कांग्रेस के साथ, तो अखिलेश यादव सीधे फायर हो गए और इंडिया अलायंस के रेलेवेंस पर सवाल खड़ा कर दिया। वो यहाँ तक कह गए कि जब 24 का चुनाव आएगा तब देखेंगे। बाद में हालांकि उनके भी सुर नरम पड़े, वो अलग मसला है, लेकिन सीट शेयरिंग नहीं हुई तो अखिलेश यादव के सुर यहाँ तक बिगड़ गए। क्या ऐसे बात जोड़ दूं यहाँ पर कि मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर जो अखिलेश जी ने तेवर दिखाए हैं वो सही है। उन्होंने जो कहा कि 2024 में हम देख लेंगे, वो यही है कि यदि आज कांग्रेस अपर हैंड में है मध्य प्रदेश में और वो सपा को उनके मंतव्यों के अनुरूप भूमिका निर्वहन करने के अवसर नहीं प्रदान करती है, तो ये इनडायरेक्टली उन्होंने बता दिया है कि यहाँ पर हम अपर हैंड में हैं, तो 2024 में हम भी आपको उसी प्रकार से टैकल करेंगे जिस प्रकार से आज आप हमको कर रहे हैं। जी जी ये प्रोफेसर साहब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप कैमरे पे जहां आकर बोल रहे हैं आप वहीं रहें। बोलने के बाद भी आप बहुत पीछे चले जाते हैं तो दर्शकों को नजर नहीं आ रहे हैं। आपकी यही पोजीशन रहे जो अभी है। ठीक है। अनिल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं ये सवाल ले रहा था आपसे कि जैसे हम लोग जब उत्तर प्रदेश की सियासत देखते हैं तो हमें वो एक तस्वीर याद आती है कि जयंत चौधरी, अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आज़ाद महू में जाते हैं अम्बेडकर जयंती के दिन और एक साथ चुनावी अभियान कह लीजिए अगर उसे मध्य प्रदेश का तो शुरू करते हैं। हमें अच्छी ट्यूनिंग दिखाई देती है पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आज़ाद की, लेकिन जब हम राजस्थान चुनाव के संदर्भ में उस कसौटी पर इसे कसते हैं तो वहाँ हम देख रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद ऑलरेडी 16-17 सीटों पर कैंडिडेट दे चुके हैं। तो वहाँ क्या ये ट्यूनिंग आप लोगों की नहीं बैठ रही है चंद्रशेखर आज़ाद से, ये सवाल है, या क्या ये जानबूझकर कांग्रेस के ऊपर आप लोगों की प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं है कि आरएलडी का अपना दबाव रहे, चंद्रशेखर आज़ाद का अपना दबाव रहे, सबको सीट मिले? क्योंकि ये मतदाताओं को भ्रम की स्थिति डाल रहा है ना। वो ये कैसे माने कि उत्तर प्रदेश में आप साथ हैं और वहां पर विरोध में है चंद्रशेखर आज़ाद, वो चंद्रशेखर आज़ाद जो कभी काफी करीब है जयंत चौधरी के। देखिए अमीश जी, चंद्रशेखर जी का और हमारा गठबंधन है उत्तर प्रदेश में, हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर जी राजस्थान भी चौधरी जयंत सिंह जी के साथ गए, वहां पर भी वो कर रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति को अपनी पार्टी चलाने का, अपनी पार्टी बनाने का, अपने संगठन को मजबूत करने का लोकतंत्र में अधिकार है। वो अपने पार्टी को बना रहे हैं। जहां तक गठबंधन की बात है, कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन पहले भी रहा है और अब भी रहा है। प्रोफेसर पवन जी अभी कह रहे थे कि राष्ट्रीय लोकदल का जनाधार जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2-3 जिलों में है और राजस्थान में थोड़ा बहुत
है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय लोकदल का जनाधार उत्तर प्रदेश में है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का व्यापक प्रभाव है। और अगर आप जाएं पिछले निकाय के चुनाव में, तो राष्ट्रीय लोकदल ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नगर पंचायतों में, नगर पालिका परिषदों में जिस तरह की दस्तक दी, उससे भारतीय जनता पार्टी में घबराहट है। जहां तक जनाधार की बात है कि हमको आप 2-3 जिलों में समेटने की बात कर रहे हैं, तो जहां पर वर्ल्ड रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में दीपक जलाने का कर रही है और हर वर्ष रिकॉर्ड, अपने रिकॉर्ड को तोड़ने का काम करती है, दिया जलाने का रिकॉर्ड, वहां पर उस वार्ड में राष्ट्रीय लोकदल का पार्षद नगर निगम में जीता है। तो ये कहना कि राष्ट्रीय लोकदल का जनाधार केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2-3 जिलों में है, ये मैं इससे सहमत नहीं हूं। ये प्रोफेसर साहब ने कहा तो मैं उसके परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं। और जहां तक राजस्थान की बात है, राजस्थान में राष्ट्रीय लोकदल का जनाधार बढ़ा है। राष्ट्रीय लोकदल के प्रति, राष्ट्रीय लोकदल के एक मंत्री वहां की सरकार में शामिल हैं और उन्होंने सरकार में शामिल रहते हुए राजस्थान की जनता की सेवा की है, राजस्थान में राष्ट्रीय लोकदल के विचारों को बढ़ाने का काम किया है। तो अब राष्ट्रीय लोकदल वहां पर मजबूती के साथ है और 10 सीटों पर हमने तैयारी करी है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हम 10 सीटें मांग रहे हैं या हमें 10 सीटें दे दें। ये काम तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का है कि हम उन्हें कितनी सीटें लेनी। हाँ, लेकिन आप कह तो रहे हैं ना कि 10 सीटों पर हमारी तैयारी है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं जी, आप म्यूट पर चले गए। आप वो चाहता है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी हारे। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जो है हारे और राष्ट्रीय लोकदल का, कांग्रेस का मकसद एक है। उसमें ये चीजें ध्यान में रखी जाएं कि जहां पर जो दल मजबूत है, जिस दल का जिस क्षेत्र में व्यापक जनाधार है, अगर वो वहां पर चुनाव लड़ेगा तो जनता के लिए सहूलियत होगी, जनता का विश्वास उस दल पर, उस क्षेत्र में रहेगा, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर हारेगी। ये हमारा प्रयास है। और हमारी जिस तरह राष्ट्रीय नेतृत्व से बात गहलोत की या जी की या किसी अन्य की नहीं है, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व से राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय नेतृत्व की बात हो रही है और दोनों दलों के जो शीर्ष नेता हैं उनमें अच्छा सामंजस्य है, अच्छी केमिस्ट्री है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल का वो सम्मान करने का काम करेगी। जहां तक मध्य प्रदेश की राहुल गांधी जी से बात हो रही है क्या आपकी, जिस तरह से बड़े नेता का फोन आया था, तो आप लोग भी शीर्ष नेता से आपका क्या मतलब है? जी, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी के रिश्ते कांग्रेस पार्टी से के शीर्ष नेतृत्व से अच्छे हैं और उनके बीच में अच्छी केमिस्ट्री है। ये पूरा देश जानता है इस बात को। और दोनों दलों के बीच में ये इस बात का समझौता है कि भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में पनपने ना दिया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश में जनमत तैयार हो रहा है और देश के जनमत के आधार पर इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है और इंडिया गठबंधन में आज 28 दल शामिल हैं और चौधरी जयंत सिंह जी इस मत के हैं कि इंडिया गठबंधन का विस्तार हो, इसमें और दल जुड़े और ये आगे आने वाली बैठक में इंडिया गठबंधन में और लोग शामिल हों। जहां तक मध्य ये गठन जो इंडिया का हुआ, ये लोकसभा चुनाव को लेकर के हुआ। ये निश्चित तौर पर कि ये गठन किया गया कि लोग 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में सीधा मुकाबला दिया जाए और उस पर सारे लोग सहमत हैं। बैठक में यह बात भी तय हुई कि जहां पर जो सीधा मुकाबला है और उसमें ये ध्यान रखा जाए जो 10 दल जहां पर प्रभावी है उसको लड़ाने का काम किया जाए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर के कोई गठबंधन नहीं हुआ, लेकिन अगर ये लोकसभा चुनाव में जो गठबंधन है ये अगर प्रदेश की विधानसभाओं में भी मूर्त रूप ले ले, प्रदेश की विधानसभाओं में भी अगर ये गठबंधन मजबूती के साथ पनपे, ऐसी राष्ट्रीय लोकदल की मान्यता है और मध्य प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी का सम्मान रहना चाहिए। मध्य प्रदेश में भी जो अखिलेश जी कह रहे हैं, अगर वो संभवतः आपकी कॉल आ जा रही है, फ्रेम भी गड़बड़ हो जाएगा, देख लीजिए जी। सम्मान मिलना चाहिए, ऐसा जो है राष्ट्रीय लोकदल चाहता है जी।
अनिल जी, चलिए कम से कम आपने ये तो किया कि ये गठबंधन लोकसभा के लिए था, क्योंकि अखिलेश यादव को ये क्लैरिटी नहीं थी। अखिलेश यादव जब मध्य प्रदेश में निराश हुए, इसमें मैं ये गठबंधन लोकसभा चुनाव को लेकर के बना है। हम लोग क्लियर अनिल हैं। जी, मैं इसमें समझता हूं। एक जो है, ये जो बात कर रहे हैं कुछ कह रहे हैं अनिल जी, इसमें जो बात कर रहे हैं इससे बिल्कुल ये बात बिल्कुल 100% सही है। अखिलेश को भी ये बात बखूबी पता है कि ये जो गठबंधन है ये विधानसभा के लिए नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि आपको एक पब्लिक पोस्चरिंग करनी होती है, लोगों के बीच में दिखाना होता है। और चूंकि कुणाल जी, आप एक मिनट सुन ले तो आप और अच्छा आप बोलेंगे। जी, मैं ये कहता हूं कि ये गठबंधन लोकसभा के लिए बना है, लेकिन अगर ये गठबंधन विधानसभा चुनाव में भी उतर जाए और ये दलों के जो शीर्ष नेता हैं उनको इस बात का पूरा प्रयास करना चाहिए कि विधानसभा चुनाव में भी ये दल आपस में मिल करके चुनाव लड़ने का काम करें, तो जो जनता का मत है पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लहर है। जनता चाहती है कि जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के जो 5 राज्यों के चुनाव हैं उनमें भी इस गठबंधन का मूर्त रूप ले और लोग मिल करके आवे, तो इससे बहुत अच्छा जनादेश मिलेगा। कुणाल जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर लिए, फिर आपसे एक सवाल लूंगा। देखिए, इसमें एक बात जो बिल्कुल साफ तौर पर दिख रही है कि ये गठबंधन वाकई लोकसभा चुनाव के लिए, जो अंदर में जो इंडिया गठबंधन की कई सारी मीटिंग हुई थी उसमें चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात रही हो या फिर बहुत सारे दल हैं जिसमें समाजवादी पार्टी भी है और यहां तक कि राष्ट्रीय लोकदल, देखिए ये बात साफ तौर पर कही गई है कि जो पार्टी जिस राज्य में मजबूत है वहां लोकसभा चुनाव लड़ेगी। इसका कोई भी लोकल चुनावों में इसका कोई मतलब नहीं है। ये बात पहले ही स्पष्ट कर दी गई थी। हालांकि अभी अनिल जी कह रहे हैं क्या कि उसको रेप्लिकेट करना चाहिए, लेकिन रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि समाजवादी पार्टी है, उसका भी अपना राष्ट्रीय पार्टी बनने की महत्वाकांक्षा है। अगर वो लड़ेगी ही नहीं ज्यादा सीटों पर तो ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी, ज्यादा वोट नहीं हासिल कर पाएगी। 6% वोट चाहिए होता है, तो ये सारी महत्वाकांक्षाएं तभी पूरी हो सकती हैं जब ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। और इसीलिए समाजवादी पार्टी ने जो कैंडिडेट घोषित किए हैं वो एक तरीके से अपनी पार्टी की जो साख है या जो उसका कद है वो बढ़ाने के लिए किया है। और इसमें एक और है अमीश, इसमें एक बड़े बहुत जो साफ तौर पर संदेश जाता है कि कांग्रेस को अंदर खाने ये पता है कि समाजवादी पार्टी पर भरोसा आखिर तक नहीं किया जा सकता है। कोशिश ये रहेगी कि अगर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो बात कह रही है 2024 में कि हम 2024 में देख लेंगे, वहां पर कुछ ऊंच नीच होती है, 19-20 होता है, तो क्या आरएलडी को अलग से एक कोई गठबंधन बनेगा, उसमें कांग्रेस के साथ जोड़ा जा सकता है। जो अनिल जी कह रहे थे ना कि हमारी बात हाई कमांड से हो रही है, तो वहां पर प्रियंका और राहुल सवाल अनिल जी से लेने वाला था, लेकिन आप ही सवाल ले लीजिए अब अनिल जी से। मैं ये कह रहा था कि मैं ये सवाल अनिल जी से लेना चाह रहा था जो आप इशारा कर रहे हैं कुणाल जी, लेकिन लगता है कि अब आप जो इशारा कर रहे हैं वो एकदम साफ है, तो ये सवाल आप खुद अनिल जी से ले लीजिए कि क्या किसी नए गठबंधन की ओर भी इशारा है क्या? बिल्कुल वही है। देखिए, जो बात कर रहे हैं ना अनिल जी की ये सब अशोक गहलोत की बात नहीं है, इधर की बात नहीं है, हम सीधे हाईकमांड से बात कर रहे हैं, वो बात मैं समझ रहा हूं कि कहां से बात हो रही है। तो बात तो जयंत जी की पहुंच प्रियंका गांधी तक भी है, राहुल गांधी तक भी है, और उन्हें भी पता है राहुल और प्रियंका को कि क्या उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है, 80 सीट। और अगर आखिर वक्त में गच्चा दे गए अखिलेश यादव तो फिर क्या होगा? तो वहां पर एक आप कहिए बैक रूम स्ट्रेटजी, क्या वही चीज मैं पूछ रहा हूं अनिल जी से कि क्या एक बैक रूम स्ट्रेटजी है कि अगर अखिलेश से बहुत ज्यादा खुश जयंत जी भी नहीं है, जो लोकल चुनाव हुआ था, स्थानीय निकाय चुनाव, उसमें जिस तरीके से ट्रीट किया गया, क्या वो जो नाखुशी है वो आपको क्या कांग्रेस के ज्यादा करीब ला रही है अखिलेश यादव के कंपैरिजन में? देखिए कुणाल जी, 2019 में हम
जो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़े। 2019 का चुनाव समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने उत्तर प्रदेश में मिलकर के लड़ा लोकसभा का चुनाव, और 2022 का विधानसभा चुनाव राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी ने मिलकर लड़ा। उत्तर प्रदेश में हम समाजवादी पार्टी के साथ थे और 2024 में भी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव हम लड़ेंगे। अब हम और समाजवादी पार्टी दोनों लोग इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देखिए समाजवादी पार्टी भी का भी मकसद, उनके नेता माननीय अखिलेश यादव जी का भी मकसद भारतीय जनता पार्टी को हराना है, और उन्होंने इस बात को कई बार कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो भी त्याग करना होगा वो करें। ये अलग बात है कि वो मध्य प्रदेश में अपने दल के लिए, अपने पार्टी के लिए सम्मान चाहते, तो ये हर पार्टी चाहती है और उनको सम्मान मिलना भी चाहिए, जो यथोचित सम्मान उनका वहां पर है उनके जनाधार को देखते हुए। ये बात राष्ट्रीय नेतृत्व को अपने क्षेत्रों में जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको अपने क्षेत्रों में एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना रखनी चाहिए, ऐसा राष्ट्रीय लोकदल का मत है। और राष्ट्रीय लोकदल इस प्रयास में भी है कि जो है यहाँ तोड़ने की बात नहीं हो रही है कुणाल। हम इस गठबंधन को, जो हमारा इंडिया गठबंधन है, इस गठबंधन को हम और मजबूत देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस गठबंधन में जो समान विचारधारा के दल हैं, जो उत्तर प्रदेश में या देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और उनका मकसद भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का है, हम उनका स्वागत करेंगे। हम चाहते हैं कि वो इस गठबंधन से में जुड़े और आए, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो जनता का मत है, जनता जो चाहती है, क्योंकि ये गठबंधन जनता के आकांक्षाओं पर बना है, जनता के ये गठबंधन बना है। और मैं आपको बताऊं कि जब भी जनता के दबाव में गठबंधन देश में बने हैं, चाहे 1977 हो और चाहे ये 1989 हो, दोनों गठबंधन इसके पूर्व में जनता के दबाव में बने थे और जनता की आकांक्षाओं पर बने थे। और जब जनता की आकांक्षाओं पर गठबंधन बना है, तब तब देश में परिवर्तन हुआ है। और इस बार भी इंडिया गठबंधन जनता की अपेक्षा पर बना है, इसमें लोग जुड़े, और मैं उम्मीद करता हूं, और ये पूरे देश की जनता जान रही है कि ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से परास्त करने का काम करे। मैं इस पर एक प्रोफेसर साहब की प्रतिक्रिया ले लूं, काफी देर से हम उनके पास नहीं गए हैं। प्रोफेसर पवन, आप लंबे अरसे से, आप एक राजनीति विज्ञानी हैं और लंबे अरसे से उत्तर प्रदेश की सियासत देख रहे हैं, चाहे वो पश्चिमी यूपी की सियासत हो या पूर्वी यूपी की सियासत कह लें। ये जो बात अनिल जी कह रहे हैं कि ये जन आकांक्षाओं का गठबंधन है, क्या आपको भी लगता है कि ये जन आकांक्षाओं का गठबंधन है, या ये केवल ऐसा रूप 2024 के चुनाव तक पकड़ने जा रहा है कि मोदी को हराने के लिए सब लोग एक हो रहे हैं? एक बात तो ये आपसे समझना चाहेंगे। दूसरी बात ये भी जानना चाहेंगे, जो बात आप कह रहे थे कि अखिलेश यादव ने, मतलब आप एक तरह से आप अखिलेश यादव की पोजीशनिंग को सियासी तौर पर सही ठहरा रहे थे, लेकिन जो बात कुणाल जी कह रहे हैं, या जो बात यूपी के फिजाओं में राजनीतिक चर्चाओं के तौर पर तैरती है कि कांग्रेस के पास एक अलग गठबंधन का भी खाका है, जिसमें शायद बसपा की बात होती है। क्या अखिलेश यादव के पास भी इस तरह की कोई सियासी संभावनाएं हैं, या उनके पास सिर्फ आखिरी रास्ता है इंडिया अलायंस के साथ बने रहने का? राजनीति में संभावनाओं की तो हमेशा परिस्थितियां बनती रहती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के नाते ये बताना चाहता हूँ, हम राजनीतिक वक्तव्य हमारे कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक लोग अपनी पार्टी चलाते हैं, उनको अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना होता है, इसलिए उनको मोटिवेशनल यदि वक्तव्य नहीं देंगे तो कार्यकर्ता हताशा के गर्त में जा सकता है। इसलिए राजनीतिक जो वक्तव्य हैं उन पर मैं बात नहीं कर रहा, हर व्यक्ति की अपनी एक समझ होती है। लेकिन राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के नाते मैं जो उत्तर प्रदेश को समझ रहा हूं वो यह है कि 2024 में जो समस्या आज की तारीख में राजस्थान में या मध्य प्रदेश में आ रही है सीटों के बंटवारे को लेकर, ये ठीक था कि अभी सभी लोग कह रहे हैं कि ये राज्यों के चुनावों के लिए ये गठबंधन नहीं है, INDIA जो गठबंधन बना है ये लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिकोण से बनाया गया है कि केंद्र में भाजपा को विस्थापित करना है और INDIA को स्थापित करना है। तो मुझे लगता है कि जब छोटी सी बात है, राज्य के विधानसभा के चुनावों में 2-2, 4-4, 5-5 सीटों को लेकर इतना मनोमालिन्य हो रहा है, तो 2024 में तो बड़ी फाइट होगी। सीटों का विभाजन कैसे होगा, कौन कहां
से लड़ेगा, किस प्रत्याशी को कहां कैसे समर्थन दिया जाएगा, मुझे लगता है 2024 का घमासान सीटों के बंटवारे को लेकर और ज्यादा होगा। क्योंकि क्षेत्रीय दल जैसे भी आपने कहा, कुणाल जी ने शायद मेरे ख्याल से कहा कि सपा भी राष्ट्रीय दल बनने की प्रत्याशा में अपने जनाधार को बढ़ाने के प्रयत्न कर रही है। उसको भी लगता है कि एक भाई सर्टेन जो 6-7% वोट है वो उसको मिल जाए तो वो राष्ट्रीय पार्टी की श्रेणी में आ जाएगी। तो ये ओवरऑल होता है। इसलिए 2024 में ये स्वाभाविक है कि अपर एंड में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही है। तो वो कितनी सीट देगी कितनी नहीं देगी ये सबके ध्यान में है। इसलिए 2024 का जो घमासान है INDIA को लेकर वो ज्यादा व्यापक होगा बनिस्बत मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनावों को लेकर। तो उत्तर प्रदेश में भी उसी दृष्टिकोण से है, क्योंकि एक गठबंधन INDIA हो गया, INDIA में 3 दल सम्मिलित हो गए। अभी बसपा ने अपने को अलग रखा हुआ है ना। बसपा संभावनाओं को तलाश रही है कि किसके साथ जाने में क्या लाभ क्या हानि हो सकती है, क्योंकि वर्चस्व का तो संघर्ष 2024 सभी के लिए है। 2024 मुझे लगता है कि एक बड़ा लैंडमार्क होगा उत्तर प्रदेश में राजनीति की दशा और दिशा निर्धारित करने के दृष्टिकोण से। इसलिए सभी दल उसी दृष्टिकोण को रखकर, उसको ध्यान में रखकर, दृष्टिगत रखकर अपने दृष्टिकोणों को की संभावनाओं को तलाशने के प्रयत्न कर रहे हैं। तो हो सकता है कि जो INDIA का गठबंधन अभी लोकसभा चुनाव 2024 के को ध्यान में रखकर बनाया गया है, हो सकता है उसमें कुछ फेरबदल हो जाए। फेरबदल होगी तो एक नया समीकरण बनेगा। नया समीकरण बनेगा तो फिर उसका कंपैरिजन होगा 2019 में जो गठबंधन बना था उसने कितना परसेंटेज प्राप्त किया था, कितना नहीं किया था। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में तो अभी संभावनाएं अनंत हैं। उन अनंत संभावनाओं को दृष्टिगत रखकर ही सभी राजनीतिक दलों को अपनी भूमिकाएं निर्वहन करनी होगी। और ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनावों ने संकेत दे दिए हैं कि INDIA में सीटों के बंटवारे को लेकर न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि उत्तर प्रदेश से बाहर के अन्य राज्यों में भी जहां पर क्षेत्रीय दल मजबूत स्थिति में है, वो अपर हैंड में रहने के बाद अन्य किसी ऐसे दल को जो वहां पर अपर हैंड में नहीं है, बेशक वो राष्ट्रीय दल की भूमिका में होगा, उसको स्वीकार करेंगे। ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा एक टेढ़ी खीर है, हम इसको आसानी से नहीं व्याख्या कर सकते। इसकी ये समझने का विषय है। काफी उलझा हुआ मामला है। हमारे एक नियमित दर्शक हैं वीरू दास, वो ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के सारे दल विधानसभा चुनाव में अलग अलग लड़ रहे हैं। अगर कांग्रेस हार जाएगी तो B टीम का ठप्पा बसपा पर लगाएंगे, मायावती की पार्टी पर। सबको हक है राष्ट्रीय पार्टी बनने का, सिर्फ बसपा को नहीं है। वो लड़े तो B टीम है। वीरूदास जी, ये ना तो आपका सवाल है ना आपकी विवेचना है, ये सीधे सीधे आपकी टिप्पणी है। तो इसमें एक तो मैं फैक्चुअली करेक्ट कर दूं कि बसपा तो राष्ट्रीय पार्टी है कागज के ऊपर, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि आप जो ये बात कह रहे हैं, तो मैं यहाँ यूपी तक के मंच से आपको बता दूं कि गाहे बगाहे ये बात आंकड़ों के आधार पे होती हैं, लेकिन हर बार नहीं होती है, क्योंकि राजस्थान में ये बात सही नहीं है। हम चाहे भी तो ये नहीं कह सकते। राजस्थान में 2018 में BSP जब लड़ी थी राजस्थान के असेंबली इलेक्शन में, तो 30 सीटें ऐसी थी जहां BSP नंबर 2 पर थी, नंबर 2 पर नहीं थी, माफ कीजिएगा। 30 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच हार जीत का अंतर BSP के सीटों से, BSP के वोट से कम था। यानी BSP अगर वो ना लड़ रही होती वहां से, तो उन 30 सीटों पर नतीजे बदल सकते थे। और उन 30 सीटों में से 17 सीटों पर बीजेपी हारी थी। यानी अगर BSP ना होती तो बहुत फायदा बीजेपी को होता। यहां हम ये नहीं कह सकते कि वो बीजेपी की B टीम की तौर पर लड़ रही थी। तो आंकड़े जहां जो बोलते हैं, हम तो वही बात कहते हैं। राजस्थान के 2018 चुनावों में शायद बीजेपी के नेता ये सोच रहे होंगे कि मायावती ना लड़ी होती तो वो 17 सीटों पर वो 17 सीटें अगर बीजेपी जीत जाती तो सरकार बना लेती। तो आपकी टिप्पणियों का भी स्वागत है, लेकिन आप अगर पूर्वाग्रह से ग्रस्त ना होकर अपने सवाल पूछें या अपनी राय दें तो मुझे लगता है कि हम एक बेहतर कन्वर्सेशन कर पाएंगे। तो अनिल दुबे जी, आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि हाल ही में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद हमारे दफ्तर में आए थे। हमने उनसे पूछा कि भाई आपने 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं,
अभी तक जयंत चौधरी ने राजस्थान में चुनाव अपने उम्मीदवार उतारे नहीं है। हमने पिछले कई महीनों में बहुत सारी ऐसी तस्वीरें देखी जहां विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर राजस्थान के अंदर जयंत चौधरी और चंद्रशेखर हाथ में हाथ डालकर खड़े थे, वो लड़ रहे थे, अपनी एक राजनीतिक बात कह रहे थे। तो चंद्रशेखर आजाद तो इंडिया गठबंधन में है नहीं आधिकारिक तौर पर, तो एक तरफ आपके अब कांग्रेस है बड़ा साथी, एक तरफ आपके चंद्रशेखर है एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कंपैरेटिवली छोटा साथी। तो आपको दोनों में से कौन चुनना पड़ा तो कौन चुनेंगे? अगर आपको कांग्रेस पार्टी वो सीटें देती है जहां चंद्रशेखर आजाद ऑलरेडी अपने कैंडिडेट उतार चुके हैं, तो फिर आरएलडी क्या करेगी? नहीं, हमने उनको बता दिया है, हमने बता दिया कि हमने उनको ये बता दिया कि ये हमारी प्रभावशाली सीटें हैं जहां पर हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा राष्ट्रीय लोकदल का जनसमर्थन ज्यादा है इन सीटों पर, और ये बात भाई कांग्रेस पार्टी भी अपने स्तर पर वो प्रदेश में काम कर रहे हैं, उनकी सरकार है तो उनकी भी अपनी इंटेलिजेंस है, उनका संगठन है, तो उनको भी ये पता होगा। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस का नेतृत्व भी ये चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी हारे, राष्ट्रीय लोकदल का नेतृत्व चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी हारे। कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल जो गठबंधन में पहले से चले आ रहे थे वो मिलकर के फिर दोबारा राजस्थान में सरकार बनावे। जब दोनों का मत एक है तो मैं उम्मीद करता हूं कि जहां राष्ट्रीय लोकदल का जनाधार है वहां पर कांग्रेस पार्टी हमारे राष्ट्रीय लोकदल के लोगों के लिए वो सीट छोड़ेगी। और जहां काम हम कर रहे हैं, जहां राष्ट्रीय लोकदल मजबूत है, जहां हम नहीं लड़ेंगे वहां कांग्रेस के लोगों को लड़ाएंगे। तो जब दोनों लोगों के बीच में गठबंधन मूर्त रूप लेगा तो फिर इन बातों का कोई मतलब नहीं है। उद्देश्य यही है कि राजस्थान में जो हमारा गठबंधन का पहले से चला आ रहा है वो अभी आगे भी बरकरार रहेगा, ऐसा हमारा मत है। जी कुमार प्रधान, क्या आपको लगता है, क्योंकि आपने बहुत करीब से चंद्रशेखर को भी कवर किया है और जयंत चौधरी को भी कवर किया है, मिलकर एक दूसरे के साथ इन्होंने पिछले काफी दिनों से ये राजनीति कर रहे हैं और एक आधार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि राजस्थान में जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद के हित आपस में टकरा सकते हैं? देखिए, दो चीजें हैं। दोनों जो पार्टियां हैं, चाहे वो चंद्रशेखर हो या आरएलडी हो, दोनों अपनी अपनी जमीन तलाश रहे हैं। बहुत ज्यादा ना तो उनका प्रभाव है राजस्थान में। अगर हम पूरे राजस्थान की बात करें, कुछ इलाकों में हो सकता है कि विधायक हो, जैसे भरतपुर की बात हमने कही थी कि विधायक है वहां पर राष्ट्रीय लोकदल का, लेकिन बहुत सारे चीजें जो हैं वो अभी ये कहा जाए कि बड़े प्लेयर हैं, चाहे चंद्रशेखर हो या फिर जयंत चौधरी हो, राजस्थान के कंटेक्स्ट में बड़े प्लेयर नहीं है। तो आज की स्थिति में क्या बनता है? आज की स्थिति में साफ तौर पर चंद्रशेखर ने यह सोचा है कि उन्हें उन सीटों पर टारगेट करना है जहां बीएसपी ज्यादा प्रभावी रही है। ऐतिहासिक तौर पर अगर हम हिस्ट्री देखें तो वहां बीएसपी ज्यादा प्रभावशाली रही है। बीएसपी का एक अपना प्रभाव रहा है राजस्थान की कई सारी सीटों पर, कई सारी सीटों में। बता दूं कि बीएसपी 2023 बीएसपी का ये कहना है कि वो 60 सीटों पर फोकस कर रहे हैं जहां वो नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पोजीशन पर आ चुके हैं। और पिछले चुनावों का हवाला मैंने दिया कि 30 सीटें ऐसी थी, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, 30 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो हार जीत का अंतर था वो बीएसपी की सीटों से कम था, वोटों से, बीएसपी की वोटों से, माफ कीजिएगा। बिल्कुल, यही जो वजह है, इसीलिए चंद्रशेखर को से ना तो बात हो रही है गठबंधन की, ना ही चंद्रशेखर को गठबंधन में लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो एक जो आपको साफ तौर पर दिखाई पड़ेगा कि अगर बीएसपी का वोट अगर ले जाते हैं चंद्रशेखर तो वहां पर कांग्रेस को सीधा सीधा फायदा होगा। क्योंकि अगर वहां पर ऐसी सीटों पर जहां बीएसपी कमजोर होती है, वहां पर अगर बीएसपी जीतने की स्थिति में कई सारी जगहों पर, कई सारी सीटों पर आ सकती है, वहां पर अगर चंद्रशेखर निर्णायक भूमिका निभाते हैं और कांग्रेस को फायदा होता है तो कांग्रेस उनको गठबंधन में क्यों लाना चाहेगा? एक जो राजनीतिक समझ कहती है वो सीधी सीधी बात ये कहती है। इसीलिए ना तो चंद्रशेखर के साथ बातचीत चल रही है, आरएलडी के साथ बातचीत इसलिए चल रही है कि कुछ सीटों पर एक्स्ट्रा जहां पर कांग्रेस कमजोर है
जो जाट बहुल इलाके हैं, जहां पर आरएलपी या फिर बीजेपी ज्यादा जहां ज्यादा मजबूत है, वहां पर क्या आरएलडी को साथ में ला करके एक जीतने का फॉर्मूला तैयार किया जा सकता है, इस बात पर विचार है। दूसरी बात, मैं फिर से वापस आना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की राजनीति पर। तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जो अखिलेश ने कहा मध्य प्रदेश में, वो एक तरीके से ये दिखाता है कि इन विधानसभा चुनावों के बाद पॉलिटिकल चर्निंग फिर से होगी, और पॉलिटिकल चर्निंग इस तरीके से होगी कि जो भी नतीजे आते हैं, अगर कांग्रेस बहुत अच्छा करती है तो कांग्रेस की दावेदारी उत्तर प्रदेश में भी 80 सीटों पर बढ़ेगी। अगर कांग्रेस खराब करती है तो अखिलेश बहुत ज्यादा सीट देने के लिए तैयार नहीं होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर में। तो दोनों स्थितियों में जो मुझे लगता है, जो मैं देख पा रहा हूं, वो ये है कि विधानसभा चुनाव के बाद एक बार तो ये जो गठबंधन है, खासतौर पर अखिलेश और कांग्रेस के बीच का जो इक्वेशन है, उसमें तनाव आने की संभावना बहुत ज्यादा है। और ऐसी स्थिति में आज भी जब अखिलेश बात करते हैं तो वो INDIA से ज्यादा PDA की बात करते हैं। ये अगर आपने उनके वक्तव्यों को, उनके बयानों को सुना होगा, तो वो शायद इसके बाद, क्योंकि तेलंगाना में भी चुनाव हो रहे हैं, वहां पर भी जो KCR हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी खटपट अभी कांग्रेस से बहुत ज्यादा चल रही है। तो क्या एक वैकल्पिक गठबंधन अखिलेश यादव, KCR और अखिलेश यादव, कई जगहों पर मैंने सुना है कि वो कांग्रेस से ज्यादा गठबंधन करने के लिए इच्छुक नहीं है, उनकी इच्छा ज्यादा है कि मायावती किसी तरीके से, जिस तरीके से 2019 में गठबंधन हुआ था, तो उस गठबंधन का हिस्सा मायावती हो। कांग्रेस जाती भी है बाहर तो उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, मायावती और अखिलेश का गठबंधन हो जाए। ये तमाम चीजें जो मैं कह रहा हूं पॉलिटिकल चर्निंग है, उसमें आप अरविंद केजरीवाल को भी शामिल कर लीजिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की भी इक्वेशंस दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस के साथ बहुत अच्छे नहीं हैं। तो क्या एक नई धुरी क्या तैयार हो सकती है विधानसभा चुनाव के बाद? इस संभावना से भी पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि जो INDIA के घटक दल है, वो अभी साफ तौर पे कहते हैं कि उन्होंने गठबंधन इसीलिए किया है ताकि वो बीजेपी को लोकसभा चुनावों में हरा सके। मजबूत गठबंधन है, टूटेगा नहीं, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं राजनीतिक तौर पर, जिसके उत्तर अभी भी आने बाकी हैं, और शायद बेहतर तरीके से हमें विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये सारी स्थिति स्पष्ट होती हुई दिखाई देगी। प्रोफेसर साहब, हाल ही में जब अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी का विवाद मध्य प्रदेश में हुआ तो बहुत ठहर कर BSP का एक रिएक्शन आया। आकाश आनंद ने एक ट्वीट किया, और उसका दूसरा हिस्सा था कि 2022 में अखिलेश यादव को वोट देने वाले मुस्लिम समुदाय को ये समझ में आ गया है कि ये तो अवसरवादिता की पॉलिटिक्स करते हैं और वो 2024 में इन्हें वोट नहीं देंगे। तो मुस्लिम वोटरों पर खास तौर पर तवज्जो बरत रही है मायावती की पार्टी, और 2019 में हमने देखा था जब वो 10 सीटें जीती अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में, तो मेरा ख्याल से उसमें 5 सीटें या 4 सीटें जो हैं वो विशुद्ध रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की थी। तो आपको लगता है कि हम राजस्थान से एक बार फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आए तो मायावती जिस तरीके से अभी जिसे कहते हैं कि एक बहुत ही ठंडा खेल रही हैं इस पूरे मसले के अंदर, वो अपने इस दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कंसंट्रेट करेंगी 2024 में, और अगर करेंगी तो क्या ये उनके लिए काम करता हुआ दिखाई देगा, और क्या अकेले अगर मायावती लड़ती हैं खास तौर पर तो क्या काम करता हुआ दिखाई देगा? देखिए, असादुद्दीन ओवैसी की जो एंट्री हुई है उत्तर प्रदेश में, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। मेरठ में जिस तरीके से नगर निगम के चुनावों में मेयर की भूमिका में जितने वोट उन्होंने प्राप्त किए हैं, उसको भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि निश्चित ही 2024 में वो अन्य स्थानों पर अपने लोकसभा के प्रत्याशी भी उतारेंगे। तो मुस्लिम वोट मुझे लगता है कि अब अन्य पार्टियों पर विश्वास करने की अपेक्षा वो एक अपना इंडिपेंडेंट विकल्प तलाशने की दिशा में सोचने लगा है। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए, एक बात। दूसरी बात सही है कि 2024 के हिसाब से बहुत सारे संभावनाएं अभी बन रही हैं, अभी हम कुछ कह नहीं सकते, और मुझे लगता है कि विधानसभा के चुनाव के आधार पर 2024 का
निर्णय नहीं होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में मैंने कुछ स्टडी की है चुनावी दृष्टिकोण से, तो मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश से लगे हुए जो 5-7 जिले हैं, इन जिलों को छोड़ दीजिए, यहाँ पर थोड़ा जाति के आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण होता है, बल्कि बाकी पूरे मध्य प्रदेश में कहीं पर भी जाति के आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण कभी नहीं होता। वहां विचारधारा लड़ती है, या तो बसपा लड़ती है, या कांग्रेस लड़ती है, या बीजेपी लड़ती है, वहां जाति नहीं लड़ती, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है वो टेक्निकली बहुभाषिक राज्य है। बहुभाषिक राज्य होने के कारण वहां पर जाति गौण हो जाती है और विचारधारा प्रमुख भूमिका में आ जाती है। तो मध्य प्रदेश के चुनावों के आधार पर उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि लोकसभा चुनावों पर कोई बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि कहने के लिए कि आपने हमें मध्य प्रदेश में नहीं समझा था, हम आपको उत्तर प्रदेश में नहीं समझ रहे। हर राजनीतिक पार्टी अपने अस्तित्व की कीमत पर कोई भी गठबंधन कभी भी नहीं बनाती, और आईएनडीए की जो सबसे बड़ी विसंगति है जो अब उभर कर आने लगी है, चाहे वो बंगाल हो, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, वो या तेलंगाना भी हो, या अन्य भी राज्य हैं, वो इसी दृष्टिकोण से उभर कर आ रही है, क्योंकि लोगों को लगता है कि नेशनल लेवल पर 2024 का जो चुनाव होगा लोकसभा का, उसमें स्थानीयता की भूमिका क्या होगी, और यदि स्थानीयता में हमने किसी ऐसे दल के साथ अपर हैंड की भूमिका को छोड़कर उसके सबऑर्डिनेट की भूमिका निभा ली, तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में भी ये समीकरण, ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में भी अंतर्धाराएं राजनीतिक क्षेत्र में बंद हो गई हैं, अंतर्धाराएं इस दृष्टिकोण से भी विचार कर रही हैं कि 2024 में हमारे अस्तित्व की कीमत पर क्या कोई ऐसा दल जिसका उत्तर प्रदेश में लगभग अब कोई राजनीतिक उस नाते दल सीटों के नाते अस्तित्व नहीं है, तो उसको कितनी अहमियत देनी है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में अलग समीकरण की संभावना हो सकती है। समीकरण जो वर्तमान में है वो बिगड़ भी सकता है और वो स्थायी भी रह सकता है, या एक आध दल उसमें से छिटक सकते हैं, इंडिपेंडेंट जाने की सोच सकते हैं, या अन्य इस छोटे छोटे दलों के आधार पर बात कर सकते हैं। लेकिन असादुद्दीन ओवैसी को हमें 2024 के दृष्टिकोण से ध्यान में रखकर बात करनी चाहिए, क्योंकि जो मुस्लिम वोटों का समीकरण है उसमें वो जरूर कहीं ना कहीं उसको असंतुलित करने के प्रयत्न करेंगे। और यहाँ पर गणित का तो कोई ऐसा मामला नहीं है जैसे बीजगणित में कहते हैं कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर और समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर। यहाँ पर राजनीति में गुणा जो है वो बाहर से लेकर नहीं किया जाता है, गुणा जो होगा वो अंदर से ही होगा। और असादुद्दीन ओवैसी मुझे लगता है कोई बाहर से गुणा करने की गुंजाइश 2024 के चुनाव में छोड़ेंगे नहीं। जी बिल्कुल, 2024 के लोकसभा चुनाव तक काफी समीकरण बदलेंगे, नए प्लेयर्स आएंगे और पुराने प्लेयर्स की पोजीशनिंग भी अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से शायद बदलती हुई हम देखेंगे। लेकिन जयंत चौधरी राजस्थान में कांग्रेस के साथ सीटों की जो सौदेबाजी कर रहे हैं, उसमें हमारे साथ मौजूद राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव अनिल दुबे साहब ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही वो ये कि हालांकि दोनों पार्टियों के यानी आरएलडी के और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच सीटों के गठबंधन और नंबर ऑफ सीट्स, कितनी सीटें जयंत चौधरी को मिले, इसे लेकर बातचीत चल रही है। लेकिन आरएलडी अपने स्तर पर 10 सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है। अगर हम इसे एक इशारा माने तो आने वाले 2-4 दिनों में हमें राजस्थान की पॉलिटिक्स में आरएलडी यानी जयंत चौधरी की पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच कुछ राजनीतिक गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। हमेशा की तरह यूपी तक की नजर उन तमाम राजनीतिक गतिविधियों पर जमी रहेगी। अनिल दुबे साहब, कार्यक्रम में शामिल होने, अपना वक्त देने के लिए हमें बहुत बहुत शुक्रिया। कुमार कुणाल, प्रोफेसर पवन, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।